बाद स्टूडियोज लिए जा रहे हैं जहां आपको ज्वाइन करेंगे एंकर पर्सन रहमान नज़र और जेआईटी और आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत के हवाले से वहां पर ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। मौजूद है 2 महीने ये जेआईटी की जो कार्रवाई रही, जेआईटी ने जो कुछ किया, ये बड़ा ही अहम और क्रूशल फेज था पाकिस्तान की सियासी तारीख का और पाकिस्तान की जो लीगल हिस्ट्री है उसका भी। और जेआईटी से पहले जो माहौल बना रहा वो हम सबके सामने था कि किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वज़रा जो है वो करते रहे और उसके बाद ऑपोजिशन भी उसी तरह से बाहर रही और यकीनन ये बड़ा ही अहम मौका था हुकूमत के लिए। हुकूमत ने क्या इन मामलात को सही तरह से हैंडल किया या नहीं किया। जेआईटी के जो गुजरे 2 महीने, आपको याद होगा जेआईटी जब बनी थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और 20 अप्रैल को जो है वो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है पानामा लीक्स का और इसके मुताबिक जो अक्सरियती फैसला था उसकी राय ये थी कि एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए और ये टीम जो है वो मियां नवाज शरीफ जो कि वजीर आजम पाकिस्तान है उनके असासों के हवाले से और ख़ास तौर पर जिन लंदन फ्लैट्स का जिक्र रहा उनके हवाले से तहकीकात करे। 13 सवालात इस जेआईटी के सामने रखे गए। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, उसके अलावा आईएसआई, एमआई, स्टेट बैंक के नुमाइंदगान जो थे वो इस जेआईटी की टीम में शामिल थे। एफआईए के वाजिद ज़िया जो थे उनको जो है वो इस टीम की सरबराही सौंपी गई। बहरहाल इस टीम ने 59 इजलास किए, 23 अफराद को जो है वो इस जेआईटी ने समन किया, उनसे उनकी पेशी हुई और इन पेशियों के दौरान, इस तफ्तीश के दौरान जो है वो कार्रवाई इस तरह से भी रही कि बहुत सारे इल्जामात की भरमार रही। खास तौर पर मुस्लिम लीग नून जो है वो जेआईटी को मुसलसल जो है वो जानिबदाराना इसके रवैये के हवाले से शिकायत करती रही। 2 मेंबरान जो थे वो आमिर रसूल और एक और मेंबर थे, उन पर तो उन्होंने अपने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। फिर जेआईटी कतरी शहजादे से मुलाकात करती है या नहीं, तफ्तीश करती है या नहीं, उसको लेकर भी मुस्लिम लीग नून के तहफ़्फ़ुज़ात रहे और बिल आखिर आज जबकि सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश होने जा रही है तो ये जो रिपोर्ट है वो कतरी शहजादे के इंटरव्यू या उनसे तफ्तीश के बगैर ही पेश हो रही है। बहरहाल इस रिपोर्ट के क्या असरात आते हैं, इस रिपोर्ट में जो कुछ है वो तो जब ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, जब ये सामने आएगी तभी पता चलेगा। मगर पाकिस्तान में इस रिपोर्ट के सियासी और फिर जो कानूनी मामलात इससे जुड़े हुए हैं उन पर आज हमें इस ट्रांसमिशन में बात करनी है। मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा दूं इस ट्रांसमिशन में। जाना चकजई साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। शौकत पराचा साहब हमारे ब्यूरो चीफ हैं, एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट शौकत पराचा साहब, बहुत शुक्रिया। शौकत पराचा साहब मैं आपसे आगाज करूंगा, किस तरह से देखते हैं, मैंने कहा ये जो गुजरे 2 महीने पाकिस्तान की सियासी और कानूनी तारीख के, क्या इनकी क्या अहमियत क्या है? एज अ जर्नलिस्ट भी बात करूंगा और एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। जर्नलिस्ट की हैसियत से तो दिस प्रोसेस हैज बीन ऑन आवर नर्व्स कि हर कोई बोल रहा है जब से ये शुरू हुआ मामला, और स्पेशली आपको याद है जब ये 2 नवंबर को इसकी सुओ मोटो था, फिर बाद में पिटिशंस को क्लब किया गया और 184(3) के अंडर इसकी हियरिंग शुरू हुई। तो पहले 126 दिन थे, खुदा की पनाह वो सारा दिन यही मसला था। वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑब्जर्वेशन आ रही हैं, बाहर बी टीम बोल रही है, फिर उनकी बी टीम बोल रही है, फिर उनकी ये टीम आ रही है, फिर उनकी ये टीम आ रही है। यानी दुनिया भर में कुछ नहीं हो रहा, पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा, कोई मसाइल नहीं है पाकिस्तान के सिवाय इसके। खुदा खुदा करके हेयरिंग ख़त्म हुई तो फिर 2 दिनों के लिए वो फैसला कहीं पता नहीं कहाँ महफूज हो गया और क्यों इतना लंबा महफूज पड़ा रहा। उसके बाद 20 अप्रैल को फैसला आया तो फिर कहा गया कि जी आप और इंतज़ार करें, 60 दिन जेआईटी को मिलेंगे और जेटीआई 20 से लेके 7 मई तक हम ये इंतज़ार करते रहे कि जेआईटी बनेगी। खुदा खुदा करके जेआईटी बन गई। फिर जेआईटी की प्रोसीडिंग्स आपके सामने है। एज अ जर्नलिस्ट तो हम फंस गए, यानी हमारे लिए वो दिन रात का तस्वीर इतना बड़ा इशू था, इसको स्किप भी नहीं किया जा सकता था। नहीं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 2 महीने फैसला सोता रहा, भाई क्या था उसमें। मगर आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, जो आप कह रहे हैं ना कि 2 महीने सिर्फ यही काम हुआ है, तो वो आपकी बात बिल्कुल एज अ शहरी, जैसा आपने भी कहा, मैं समझता हूं कि अगर ये एक बहुत बड़ा इशू है जैसे आप कह रहे हैं, नो डाउट,
और अगर ये वाकई विद इन दी रेम ऑफ लॉ, विद इन दी डोमेन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये हल होता है और JIT आज रिपोर्ट दे रही है, किसी न किसी साइड पे ये जाता है, और मैं फिर कहूँगा कि इंसाफ होता नहीं है, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। अगर आज JIT की रिपोर्ट आती है और जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं किसी भी पार्टी के किसी भी हवाले से उनको एड्रेस किए बगैर JIT रिपोर्ट पे फैसला होता है तो वो भी होता हुआ नजर नहीं आएगा, इंसाफ तो होगा ऑब्वियसली। इसलिए मुझे जो मैंने ये कहा कि होता हुआ नजर नहीं आ रहा, इट मीन्स अगर ऐसा ही होता है फिर पता नहीं कितने महीने और हम ख्वार होते रहेंगे, ये प्रोसेस रुकने वाला नहीं है। अच्छा, आपको ये आप ये कह रहे हैं ये मामला अभी लंबा चलेगा, इसलिए ठीक है। मैं जानना चाहता साहब, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आखिरी ये जो JIT के 10-15 दिन थे कि नून लीग ने अपनी जो कानूनी लड़ाई थी उसको एक तरफ रख दिया और ये मामला जो है वो बिल्कुल प्योरली पॉलिटिकल मामला जो है वो इसे बना दिया। इसकी क्या वजह थी? क्या कहीं अंदाजा हुआ कि अच्छा अब जो है वो कानूनी तौर पर हमारे ऑप्शंस खत्म है, अब अगर कोई ऑप्शन है तो हमारे पास सिर्फ सियासी ऑप्शन है? मैं समझता हूं कि हमने कानूनी लड़ाई भी जारी रखी, हमने सियासी भी की और इखलाकी भी की। कानूनी आपको मालूम है कि हम तमाम पेशियों में हाजिर हुए, इन JIT की लीगलिटी को क्वेश्चन नहीं किया, और जो हमें कहा गया जिस शख्स को जितनी भी मरतबा बुलाया गया, जितने घंटों के लिए बिठाया गया, शरीफ ख़ानदान के तमाम लोग हाजिर हो गए, हत्ता कि मरियम नवाज साहिबा भी आखिर में हाजिर हो गई। फिर आपने देखा कि किस से जब हमारे बिलखसूस जो अहम विटनेस थे इस पूरे सागा में शरीफ खानदान का, उसको आखिरी वक्त तक लेफ्ट आउट रखा गया और नहीं बुलाया गया, तो फिर हमने कौम के सामने रखा कि ये JIT जो बनी थी इस बात पे कि उन्होंने 13 सवालात के लिए फैक्ट फाइंडिंग करनी थी और सबमिट करनी थी, अब कोई और एजेंडा ले बैठी है, क्योंकि जो पनामा इश्यू है वो रह गया है, जो मेरा सवाल है। मैं जो चीज आपसे पूछना चाह रहा था वो ये कि ये पेशी के मामलात, समन मरीम नवाज को जो बुलाया गया, इसके बाद जो JIT के हवाले से आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि कतरी शहजादे का बयान जो है वो रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, फिर आप लोगों ने ये भी कहा कि ना सिर्फ वो बयान रिकॉर्ड करें बल्कि तस्वीर लीक करने का मामला, दीगर मामला। अब इनमें से बहुत सारे मामला ऐसे थे, तस्वीर लीक करने वाले मामले पर तो आप गए सुप्रीम कोर्ट में, मगर ये जो बाकी मामला थे जो आप तहफ़्फ़ुज़ात उठाते रहे रवैये के हवाले से, ये आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे, कानूनी ऑप्शन इस पर जो है वो आप लोगों के पास मौजूद है, मगर आपने कहा नहीं, कानूनी ऑप्शन हमने इस्तेमाल नहीं करना, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम तकरीर करेंगे। इसकी वजह क्या थी? देखिए, कानूनी ऑप्शन हमने इस्तेमाल किए। हम हुसैन नवाज साहब ने खुद तस्वीर के हवाले से पिटिशन डाला, उससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर साहब के कज़न थे उन्होंने भी पिटिशन डाला, लेकिन ये कि हर चीज़ के लिए आप पिटिशन डालें, क्या इम्प्लीमेंटेशन बेंच को ये नज़र नहीं आ रहा था कि हम इंसाफ के तालिब हैं या हमारे जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं? ये तो एक ऐसा हाई प्रोफाइल केस था, एक आम केस तो भी नहीं था। यहाँ पे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को जो है फरीक बनाया गया है, उन पे जो है असम्पशन की बुनियाद पे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, जबकि कानूनी तौर पे कोई FIR नहीं है, लीगल कोई रेफरेंसेस नहीं है। तो एक ऐसे सेंसिटिव केस में इस लेवल की शिकायतें जब फरीक अवल कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसका सोयो मोटो नोटिस लेना चाहिए था। तो ये शिकायत और ये गिला और ये इंसाफ की तलबगारी आज भी हमारे सामने है, तो ये नहीं कि हमने लीगल ऑप्शन। अच्छा, मैं अब ठीक है, पर साहब आपको लगता है कि नून लीग ने लीगल ऑप्शन जितने इस केस में वो इस्तेमाल कर सकते थे? खासतौर पर मैंने ये तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से कहा कि अगर किसी को बुलाए जाने पर एतराज़ था तो तब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे। अगर JIT के रवैये के हवाले से जो आखिर में जो शिकायत हमने देखा वो बड़ी आना शुरू हो गई, वहां पर जो है वो अगर कोई चीज़ थी तो तब जा सकते थे, मगर ऐसा लगा कि नहीं, उन्होंने कहा कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी है और वहां पर ही जो है वो इस मामले को सियासी तौर पर ही देखना है। देखिए, दो एस्पेक्ट्स हैं इस केस के। एक तो है लीगल अपनी जगह पे, बट नेवर फॉरगेट के इसके पॉलिटिकल स्टेक्स बहुत हाई हैं, ऑब्वियसली अप टू द प्राइम मिनिस्टर अप टू द सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। तफदात की जो आप बात कर रहे हैं ये वो 20 अप्रैल का जजमेंट है। JIT की कंपोजिशन के हवाले से पैरा 3 बड़ा क्लियरली 5 जजेस ने लिखा, उन्होंने कहा द हेड्स ऑफ द अफोरसेड डिपार्टमेंट्स इंस्टीट्यूशन शैल रेकमेंड द नेम्स ऑफ देयर नॉमिनीज फॉर द JIT। 5 जजेस की जजमेंट में बड़ा क्लियर है कि जो इदारे हैं, जिसमें इदारे जो बाद में आए सामने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, SCCP, FBR, उसमें नैब है और उसमें 2 ऑफिसर्स हैं फ्रॉम मिलिट्री साइड,
तो ये कहा गया था इस 5 मेंबर जजमेंट में, मैं फिर पढ़ देता हूँ, द हेड्स ऑफ द अफोरसेड डिपार्टमेंट्स इंस्टीट्यूशंस शैल रेकमेंड द नेम्स ऑफ देयर नॉमिनीज फॉर द JIT। क्या ये 5 जजेस की जजमेंट को फॉलो किया गया? नो। शिकायत नवाज ले गई, व्हाट्सएप कॉल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, नहीं फॉलो किया गया। तहफ़्फ़ुज़ात इस तरह के थे, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जो पॉलिटिकल एंगल है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेक्स बहुत हाई है, मैं फिर कहूँगा इस वजह से, और जमहूरियत में, आज़ाद माशरे में जहाँ कदगन नहीं है, विद इन जो डोमेन ऑफ लॉ है उसके अंदर कोई बोला है, ये अपनी जगह पे कायम है। बट आज जो रिपोर्ट आ रही है और इसके बेसिस पे जो डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट का, पहले तो ये कंट्रोवर्सी है अचकज़ई साहब कि क्या ये 3 मेंबर जो अभी इस इम्प्लीमेंटेशन बेंच के हैं यही JIT का फैसला करेंगे या पीछे 5 मेंबर बेंच के पास जाएगा, और अगर JIT में स्प्लिट, इस स्पेशल बेंच में स्प्लिट होती है, उस स्प्लिट को बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक तो इसकी वजह जो मुझे नजर आती है, जितने कानूनी माहिरीन से हमने बात की, वो कहते हैं कि ये बड़ा गैर मामूली है कि आर्टिकल 184 और 187 के तहत जो है वो पाकिस्तान में इस तरह की कार्रवाई का वो कोई लीगल प्रेसिडेंट भी जो होते हैं वो भी मौजूद नहीं है उस तरह से। देखिए 184 कंफ्यूजन ही इतनी है। 184 पे मैं आता हूँ। पहले जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि क्या ये जो 3 रुकनी बेंच है ये हतमी फैसला करेगा या 5 रुकनी बेंच रिवर्ट करेगा? वो प्रेसिडेंट कोई नहीं है इस चीज का। जजमेंट बड़ी क्लियर है, सुने, जजमेंट क्लियर है। चले आप जरा पहले बताएं ना, फिर उसके बाद। जजमेंट बड़ी क्लियर है। वो ऊपर बता रहे हैं कि JIT शैल कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट। फिर कहते हैं द बेंच देयर अपॉन मे पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स इंक्लूडिंग एन ऑर्डर फॉर फाइलिंग अ रेफरेंस अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट नंबर 1 विच इज प्राइम मिनिस्टर। यानी ये बेंच जो 3 मेंबर बेंच है, अब अगर इस 3 मेंबर बेंच में स्प्लिट आ जाती है, 2-1 की स्प्लिट आ जाती है, अपोजिशन रीड करेगी जी कि एक जज रहता था उसने भी कहा, वो तो अभी तक वो प्रावधान 2 जजेस के हवाले देते हैं, वो तो अभी तक कहते हैं कि वो उनका फैसला था। साहब जो कहते हैं कि पप्पू 2 में फेल हो गया, 3 में कंपार्ट है। देखिए फैसला अक्सरियती फैसला होता है, फैसला तो इस बेंच का या पिछले बेंच का आप कह रहे हैं, मैं यही तो आपके सामने सवाल। इस बेंच में भी अगर 2 जजेस एक तरफ समझते हैं तो अगर इस बेंच को फैसला करना है, मगर मेरी राय ये है कि ये मामला फिर से जो है वो उस बेंच के पास जाएगा। देखिए ना, ये 5 की जजमेंट है, 5 जजेस ने, जिसमें 2 ने वजीर आजम के खिलाफ फैसला दिया और 3 ने कहा कि अभी प्रोब करते हैं, हक में तो कोई फैसला नहीं था। अब उस जजमेंट ने उन 5 जजेस ने इन 3 जजों पे फैसला। मैं जरा चाहूंगा हम कुछ कानूनी माहिरीन को जरा इस पर राय ले, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये जो है वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है, जजमेंट नहीं है। ऑर्डर जो होता है ना वही ऑपरेटिव पार्ट ऑफ जजमेंट होता है, ठीक है। इस ऑर्डर में मामला 3 जजेस पे छोड़ा हुआ है। अच्छा, मगर जाना सकते हैं सब ये JIT की जो प्रोसीडिंग्स रही, अब खबरें भी आ रही हैं कि जो JIT है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए रवाना होगी, और सुप्रीम कोर्ट से खबर ये है कि वहां पर जो है वो कमरा अदालत जो है वो वहां पर बड़ा रश है, जो पिटिशनर्स हैं इस केस के वो भी मौजूद हैं, और जो जरा जो हम देखते रहे पहले पनामा केस की पेशियों के हवाले से बड़ी बाकायदगी से जाते थे, और अभी ये उसी तरह का माहौल जो है वो हमें नजर आ रहा है जिस तरह का 20 अप्रैल को था। मुस्लिम लीग नून ने कब ये फैसला किया? पहले तो हमने देखा JIT जब बनी आप लोगों ने मिठाइयां बांटी, आपने कहा अदालतों का भी एहतराम है, ये कानून की फतह है, सबको जो है वो एहतराम करना चाहिए, अब JIT को जो है वो अपना काम करने दें। मगर उसके बाद फिर मुतनाज़े होते गए, तनाज़ात सामने आते गए। कब मुस्लिम लीग नून को लगा कि अब JIT जो है वो अपने मैंडेट से या दायरे इख्तियार से बाहर निकल कर जो है वो काम कर रही है? देखिए, मिठाई हमने इसलिए बांटी थी कि प्राइम मिनिस्टर को जो है अस्यूम किया गया कि ही इज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। हमने इसके लिए मिठाइयाँ नहीं बांटी थी कि व्हाट्सएप कॉल पे JIT बने, इसमें ऐसे लोगों को डाला जाए जो माजी में मुशर्रफ के वक्त में विच हंट में उनका एक किरदार रहा है। फिर एक तस्वीर लीक की गई, हमने इसलिए मिठाइयाँ नहीं बांटी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की बगिंग का एतराफ़ हो, इसलिए नहीं बनाई गई कि जो आई विटनेस जो मेन
मेन आई विटनेस है उसको ना बुलाया जाए। तो ये तो ऐसी चीजें थी जो आप शुरू में नहीं देख सकते थे। जब हमने देखा कि JIT कुछ और एजेंडे पे निकली है तो यकीनन उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना हमारा बुनियादी राइट है। और JIT ने अपना जो सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट था मसलन हुदैबिया पेपर मिल्स 13 सवालात में नहीं था, लेकिन ये वहां पे गए, उन्होंने पानामा का जो इन्वेस्टिगेशन था वो छोड़ दिया, उनके पास रियासत पाकिस्तान के इख्तियारात थे, वो पानामा आइलैंड नहीं गए, वो ब्रिटिश आइलैंड नहीं गए, उन्होंने कतार के गवर्नमेंट से लीगल असिस्टेंस नहीं सीखी। तो हमें लग रहा था कि कुछ और है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि शायद वो कुछ और चीज साबित करना चाहते हैं। और हमें शक हुआ कि अब ये लीगल से ज्यादा पॉलिटिकल है। अब फरीक सानी कौन है, क्योंकि इमरान खान कठपुतली है। मगर ये तो अब लग ऐसे रहा है, जो आप लोगों की बातें हुई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, कि आप लोग अगर रिपोर्ट में कोई ऐसी डैमेजिंग चीज आती है तो आप लोग रिपोर्ट नहीं मानने वाले। देखिए, लॉ है और लॉ का प्रोसेस है। अगर प्रोसेस फेयर इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पे नहीं है, अगर प्राइम मिनिस्टर का यह हक नहीं है कि उसे ड्यू प्रोसेस के मुताबिक ट्राई किया जाए, तो उस JIT तो अपनी रिपोर्ट देगी, JIT ने फैसला थोड़ी करना है। मैं ये कह रहा हूं कि JIT ने वो फैक्ट्स में कोट कर रहा हूं इन्वर्टेड कॉमास में, फैक्ट्स देने, अगर ये खास प्रोसेस से हो के जिसके लिए TOR सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर्स बेंच ने तय किए थे उसके मुताबिक ये नहीं जाती, तो इसका मतलब ये है ये एक बायस प्रोसेस है। अच्छा, मैं जो आपकी बात समझूं कि फैक्ट्स जो है वो डिस्प्यूटेड हो सकते हैं, तो यही तो बात है ना कि व्हाटएवर द प्रोसेस इज, वो बायस्ड है या नहीं है, कोर्ट जो फैसला करेगी वो तो बाइंडिंग है। और दोनों पार्टीज को, चाहे PTI है या मुस्लिम लीग है, एक चीज तो इनको देखनी चाहिए कि अदालत उज़्मा है, आपके कंसर्न हो सकते हैं, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, आप विक्टिम बन सकते हैं फॉर दैट मैटर, बट दैट्स बाइंडिंग। अच्छा पराचा साहब, ये साथ साथ हमारे पास विजुअल्स भी हैं कि ये JIT के जो मेंबरान हैं वो आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। अच्छा, आप जरा बात कर रहे थे। वो तो बाइंड, और ये भी मुस्लिम लीग जो बार बार कह रही है कि जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जैसे अचकदई साहब खुद फरमा रहे हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बाद जो भी फैसला आता है वो उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये इसने जमहूरियत को नुकसान। दूसरी साइड कह सकती है कि बजाय किसी दबाव में आए बगैर, डर में आए बगैर। मुझे तो वो जमाना याद आ गया पीपल्स पार्टी वाला कि जब गिलानी साहब के केसेस से तब भी इसी तरह के बयान जो है वो आते थे कि जमहूरियत के खिलाफ साजिश हो रही है, इसलिए ये फैसला बाइंडिंग होगा। एक चीज जो आप 184 देखे ना, 190 तो सीधा सीधा है कि तमाम रियासत के इदारे तामन करेंगे। 187(2) जो है वो बेसिकली है कि एनफोर्समेंट कैसे होगी, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट कैसे अप्लाई। बेसिक जो आर्टिकल है वो 184(3) है जिसके तहत फैसला आना है, 184(3) है जिसके तहत, और उसमें तो फिर बड़ा खतरनाक डिस्क्वालिफिकेशन भी आ सकती है। नहीं, खतरनाक इसलिए भी है, उसके खिलाफ तो अपील ही नहीं है। अगर 3 मेंबर बेंच, या फॉर दैट मैटर जैसे आप कह रहे हैं कंफ्यूजन है, 5 मेंबर बेंच फैसला करता है, 183 के तहत, 184 क्लॉज 3 के तहत कोई एप्लीकेशन का राइट नहीं है, तो इसको रिव्यू भी नहीं किया जा सकता। ये तो इनकी मैं यही कह रहा हूँ यही तो सर, मगर ये मसला आपको पहले क्यों नहीं नजर आया? जब आप दायरा इख्तियार, JIT का दायरा इख्तियार आप लोगों ने तस्लीम किया, तो उस वक्त जो है वो ये कहना था ना कि हमें इसके साथ मसला है या ये सारी चीज जो है वो नहीं होनी चाहिए। देखिए, उस वक्त भी हमने यही कहा था कि फेयर ट्रायल जो है वो गारंटीड है, हमें सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है। फेयर ट्रायल का मतलब ये है कि आपके पास अपील का राइट होना चाहिए। अब अगर 83 आर्टिकल 183 जिसमें आपके डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं, और यहाँ पे डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैं, यहाँ पे सब जो है अस्यूम कर रहे हैं फैक्ट्स को, तो इसकी बुनियाद पे कोई भी आर्टिकल 184(3) के तहत फैसला जो है वो फेयर ट्रायल के उसूल को सेट असाइड नहीं कर सकता। अच्छा, जस्टिस वजीउद्दीन जरा हमारे साथ लाइन पर आ गए, मैं चाह रहा हूं जरा उनसे उनकी राय लें। जस्टिस साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। पराज साहब, आप भी अगर कुछ पूछना चाहें तो जस्ट जंप इन। मैं पहले मैच शुरू कर लेता हूं। वजीउद्दीन साहब, ये जो 3 मेंबर 5 मेंबर बेंच, एक तो ये भी बहस चल रही है आज जब रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने चली जाएगी, एक तो मैं आपकी इस पर राय चाहता हूं, दूसरा ये कि ये जो रिपोर्ट है, क्या इस पर आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अब कुछ वक्त देगी कि अपने अपने एतराजात जो है वो फरीकैन अगर उनको हैं तो वो एतराजात भी जमा करा दें अपने? देखें, बुनियादी बात ये है कि ये इम्प्लीमेंटेशन बेंच है और जो 5 रुकनी बेंच थी उसी के ऑर्डर्स के ऊपर ये बेंच कॉन्स्टिट्यूट की गई है। अगर चीफ जस्टिस अपनी डिस्क्रिप्शन में चाहते तो इन 3 जजेस के अलावा किसी और जजेस की भी इम्प्लीमेंटेशन बेंच बना देते,
लेकिन उन्होंने प्रेफर किया कि ऐसे जजों की बेंच बनाई जाए कि जो कि इस मामले से पहले ही वाकफियत रखते हैं। अब ये इम्प्लीमेंटेशन बेंच उस बेंच का हिस्सा नहीं है जो 5 रुकनी बेंच थी। ये एक डेजिग्नेटेड काम इनको दिया गया था, रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी, वो काम पूरा हो जाएगा और उसके बारे में वो क्या फैसला करते हैं कि कॉपीज रिपोर्ट की पार्टीज को सप्लाई करते हैं या नहीं कराते, या कुछ कहते हैं कि एक्सट्रैक्ट्स पार्टीज को सप्लाई कर दें, या डायरेक्टली कहते हैं चीफ जस्टिस को कि जनाब जो काम हमारे जिम्मे दिया गया था वो हमने पूरा कर लिया है, अब आप मजीद कार्रवाई करने का इख्तियार रखते हैं, आप मजीद कार्रवाई करें। और चीफ जस्टिस को भी एक्चुअली इस्तेकाक इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है कि इस मामले को उसी 5 रुकनी बेंच के पास भेज दे, क्योंकि एक केस जो कि पार्ट हर्ड होता है वो उस बेंच से हटाया नहीं जा सकता, कोई भी नहीं हटा सकता जिसने उस केस को हियर किया हो, सिवाय इसके कि वहां से कुछ जज साहिबान रिटायर हो गए हों या किसी और वजह से अवेलेबल ना हो। लेकिन जहां तक भी मुमकिन है एक पार्ट हर्ड केस उसी बेंच के पास वापस जाता है। अच्छा, तो आप इसमें क्लियर है कि ये मामला उधर ही उन 5 के पास ही वापस जाना है, फिर आज जो रिपोर्ट ये इम्प्लीमेंटेशन बेंच अपना काम निपटा कर इट विल बी ओवर? जी बिल्कुल। अच्छा, और वो एतराजात वाली चीज मैं चाहता हूँ जरा उस पर भी कि जब इस तरह की अगर कोई रिपोर्ट आती है तो फिर क्या फ्रीकैन को वक्त मिलेगा कि वो अपने अपने एतराजात इस रिपोर्ट के ऊपर जो है वो जमा करा सके? देखें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इसी बेंच के सामने रेज किए गए हैं, एक वो तस्वीर का मामला है, एक वो रिकॉर्ड में खल्त बल्त करने का मामला है, तो उसके बारे में तो वो ऑर्डर्स देंगे और अगर मुनासिब समझेंगे तो पार्टीज को सुनेंगे, लेकिन उसके ऊपर तो वो ऑर्डर्स देंगे, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन का हिस्सा है। अच्छा, वो जो दीगर प्रोसीडिंग्स हैं उनसे अलग है और जुदा है। ठीक है। अच्छा, जरा साथ रहेगा इरफान कादिर साहब भी, साबिक अटॉर्नी जनरल, वो भी हमारे साथ आ गए, जरा उनको भी डिस्कशन में शामिल कर लेते हैं। इरफान कादिर साहब साथ मौजूद हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज। इरफान कादिर साहब, आपकी भी ओपिनियन इसी नुक्ते पे चाहते हैं। जब 20 अप्रैल को ऑर्डर आया 5 रुकनी बेंच का, तो उसमें जेआईटी की तश्कील का हुक्म हुआ, वो बन गई। साथ उस ऑर्डर का पैरा 3 की कंटिन्यूएशन में वो लिखा हुआ है, द बेंच देयर अपॉन मे पास एप्रोप्रिएट ऑर्डर अंडर दिस इंक्लूडिंग एन ऑर्डर फॉर फाइलिंग अ रेफरेंस अगेंस्ट रिस्पोंडेंट नंबर 1। तो क्या ये हतमी फैसला अब 3 रुकनी बेंच नहीं करना है या वापस रेफर करेंगे 5 रुकनी बेंच को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये किस कानून के तहत ये रेफरेंस फाइल करेंगे। इनको तो रेफरेंस फाइल करने का इख्तियार ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। और ये बल्कि मैं जो आवाज सुन रहा था जस्टिस वजीउद्दीन साहब की, वजीउद्दीन साहब बड़े क्लियर हेडेड हैं, बल्कि अगर वो भी कोई रोशनी डालें इस प्रोग्राम में कि ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को कौन सा इख्तियार है कि वो रेफरेंस फाइल कर दें, ऑर्डर करें कि रेफरेंस फाइल करें। इसी ऑर्डर में लिखा हुआ है कि अंडर आर्टिकल 184(3), 187(2) एंड 190 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन आर्टिकल्स की दी गई पावर्स के अंडर वो रेफरेंस फाइल कर सकते हैं। आर्टिकल 187 जो है वो क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 175 के ताबे है। अच्छा, और उसमें लिखा है कि नो कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन सेव व्हाट इज कन्फर्ड अपॉन इट बाय द लॉ और द कॉन्स्टिट्यूशन। लिहाजा ये स्पेसिफिक कॉन्फर्मेशन होनी चाहिए, स्पेसिफिक कन्फर्मेंट होनी चाहिए ऑफ ज्यूरिसडिक्शन एज रिगार्ड्स द फाइलिंग ऑफ अ रेफरेंस टू द सुप्रीम कोर्ट। उस तरह की कोई स्पेसिफिक ऑथराइजेशन सुप्रीम कोर्ट को ना किसी स्टैट्यूट ने दी है और तो आप फिर ये कह रहे हैं, मैं एज अ लेमैन इन लॉ मैं ये समझूं कि ये 20 अप्रैल का ऑर्डर ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल था? मैं फिलहाल ये इतना ज्यादा स्टेटमेंट नहीं दूंगा, लेकिन इनको बहुत से लीगल आर्गुमेंट्स को भी काउंटर करना पड़ेगा और फिर जीआईटी की रिपोर्ट जो है वो जो आएगी उसको भी देखना पड़ेगा, दोनों पार्टीज को सुनना भी पड़ेगा। और इनमें से एक सीनियर जज साहब ने यहाँ तक कहा कि ये फैसला सदियों याद रखा जाएगा। क्योंकि ये फैसला सदियों याद रखा जाएगा, लिहाजा उनकी कोशिश होगी कि ज्यादा टाइम इसमें ना दिया जाए, क्योंकि अगर ये तखीर का शिकार हुआ तो फिर ये सदियों याद नहीं रखा जाएगा। अच्छा, लिहाजा कोशिश यही होगी उन जज साहिबान की
कि जल्द अज जल्द इसको निपटा दें ताकि वो सदियों याद रखने वाला फैसला जो है वो किसी तरह से पाया। ठीक है। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल, और अभी हमारी एंकर पर्सन सीनियर जर्नलिस्ट मुनीज़े जहांगीर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। मुनीज़े, थैंक यू सो मच। मुनीज़े, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? ये जो कुछ हो रहा है कितना अनप्रेसिडेंटेड है पॉलिटिकली और लीगली? रहमान, आपको तो पता है इसके जो पॉलिटिकल फॉल आउट्स हैं वो इससे बहुत ज़्यादा बड़े हैं, मगर अगर उसकी लीगल नुक्ता नज़र पे बात करें, और आप भी लीगैलिटीज़ को अच्छी तरह जानते हैं, मेरा ख्याल में बहुत सारे अभाम हैं, कन्फ्यूजन है लोगों के दिमाग में। लोग, और जैसा पराचा साहब ने भी कहा, उनकी बात को मैं अच्छा मुनीज़, मुझे आपको रोकना पड़ा है। वो तलाल चौधरी साहब अभी कोर्ट के बाहर जरा बात कर रहे हैं, जरा पहले उनकी सुन ले, उनकी बात सुन ले, जरूरी है, बात सुन ले, जरा फिर वापस आते हैं। हमारी डिस्कशन फिर उसके बाद जरा जारी रहेगी। फ्रिवलस थी, फिर एक्सेप्टेबल हुई, हमने कोई उठाया, हमने कोई साजिश नहीं कहा, हमने किसी तरफ इशारा नहीं किया, हम सब्र से अपने घर और सरनिगू करके अदालत अदलिया के सामने बैठे रहे। फिर कहा गया कि कमीशन बनना चाहिए। जब हुकूमत ने कह दिया कि कमीशन बना लिया जाए, तो फिर कमीशन बनवाने वालों ने कहा कि कमीशन मंजूर नहीं, जेआईटी बना दो। हमने फिर सर झुका दिया, हम फिर कुछ ना बोले। साजिश का लफ्ज, पुतली तमाशों का लफ्ज तब भी इस्तेमाल नहीं किया। हम चाहते थे कि कौम ये सारी चीजें देखे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ और नून लीग के लोग तो जानते थे, मगर हम चाहते थे कि इनकी असलियत पता चलनी चाहिए। ये खेल तमाशा करने वाले अब जरा नंगे होने चाहिए, इनसे पर्दा उठना चाहिए। और उसके बाद एक मुतनाज़े जेआईटी के सामने शरीफ फैमिली ने पेश होकर आखिरकार आखिरी पर्दा भी उसके चेहरे से उठा दिया कि एक मुतनाज़े जेआईटी ने जिस तरह यह काम किया वो कौम के सामने है। और हमने अपने तमाम सवालात जब उसके जवाब ना आए, तो अपने सवाल बड़ी जेआईटी के सामने, जो अवामी जेआईटी है, जो 20 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है, उसके सामने रखा। अगर हमें कोई हक नहीं मिलेगा तो फिर अवामी जेआईटी फैसला करेगी। और जेआईटी ने जो गुनाह किए हैं, अगर उस पे भी अदारों ने उसको सजा न दी, तो फिर अवामी जेआईटी उसकी सजा देगी। पाकिस्तान में पुतली तमाशे आपके कैमरों की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, अवेयरनेस की वजह से अब वो नहीं चल सकते। ये भी इंशाअल्लाह ताला नाकाम होगा। आज एक रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के मुतल्लिक कोई सबूत नहीं मिला। भाई, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि वो 1985 से कारोबार नहीं करते, उनका इस फ्लैट से, पनामा से कोई ताल्लुक नहीं। मगर ये जो रिपोर्ट है, ये भी कहीं तब्दील ना हो जाए, क्योंकि जो मख्फी चीजें रखी जाती हैं, छुपाई जाती हैं, वो कई दफा तब्दील हो जाती हैं। जिस तरह के तस्वीर लीक करने वाला आज तक नहीं पता चला, उसको क्या सजा हुई वो नहीं पता चला। चीजों को उसके बाद जेआईटी पर किसका कंट्रोल था, किस अदारे का कंट्रोल था, वो भी एक मीडिया की रिपोर्ट की सूरत में हमें पता चला। ये सारी चीजें व्हाट्सएप कॉल से लेकर आज तक ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं हुई? हमें उम्मीद है कि इंसाफ फराहम करने वाले अदारे इन सवालों का जवाब भी देंगे। मगर ये सवाल होने के बावजूद अगर किसी को सबूत नहीं मिला और हसन और हुसैन को घसीटने की कोशिश की जा रही है, तो जरा सोच लें कि मामला 1970 का है। मामला उस वक्त का है जब नवाज शरीफ सियासत में भी नहीं आए थे, इक्तदार तो दूर की बात। मामला उनके वालिद और हसन और हुसैन के दादा का है। आप दादा के जमाने के सवाल उठाकर पोतों को सजा देना चाह रहे हैं, और उनकी सजा सिर्फ इस वजह से कि उनके नाम के साथ शरीफ लगा है। हमें उम्मीद है कि सेंस प्रिवेल करेगी।
इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। 2 जजेस ने जो इख्तलाफी नोट दिया, कानूनी माहिरीन उस पर भी बड़े सवाल उठाए हैं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उन 2 जजेस के इख्तलाफी नोट का भी अजाला करे, क्योंकि अवामी JIT उससे मुतमिन नहीं। लोग कानून को समझते हैं। अब कानून को समझने वाले कोई 2, 4, 5, 10 नहीं है। वो पाकिस्तान में 20 करोड़ लोग कानून समझते हैं। और आज जितने यतीम हैं, सियासी यतीमों की बात कर रहा हूं, जितने सियासी अवामी तौर पर नाहल हुए हैं, उन्होंने उम्मीदें लगाई हुई हैं आज सुप्रीम कोर्ट से। आपकी उम्मीद भर नहीं आएगी। आप ये उम्मीदें कभी फौज से लगाते हैं, कभी अदलिया को सियासत में घसीटते हैं। आपको अवामी तौर पर आप नाहल हुए, नवाज शरीफ से हारे। इन सियासी यतीमों ने न सिर्फ अदारों को सियासत में घसीटा, बल्कि ये वो पुतलियां हैं जो अंपायर को खुद जाकर घर कहती रहीं कि हमें इस्तेमाल करो। ये इस्तेमाल होना चाहते हैं। ये एक इनकी हैसियत पाकिस्तान की सियासत में एक टिश्यू पेपर की है, जो इस्तेमाल होना जानते हैं। और ये अंपायर को खुद बुलाते रहे। अंपायर की उंगली अब इंशाअल्लाह ताला सिर्फ पाकिस्तान की अवाम के पास है, वो ही उठा सकती है। अवाम ही पाकिस्तान की अंपायर है। पाकिस्तान का अगर कोई और अंपायर बना तो ये उंगली, मैंने कल भी कहा है, अगर अवाम के अलावा किसी ने उंगली उठाई तो हुकूमत के खिलाफ नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ उठेगी। जब से साजिश की बू आने लगी है, डॉलर बढ़ता जा रहा है, स्टॉक एक्सचेंज गिरती जा रही है। मगर आज एक अखबार पर रिपोर्ट लगी कि वजीर आजम के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सका। आज की रिपोर्ट पढ़ें, डॉलर मुस्तहकम हो गया, स्टॉक एक्सचेंज दोबारा ऊपर चढ़ने लगी। नवाज शरीफ पाकिस्तान के इस्तेकाम की निशानी है। नवाज शरीफ को अदम इस्तेकाम का शिकार करने वाले पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोई अब पाकिस्तान का कोई ऐसा अदारा अपने दायरे से बाहर नहीं होगा और कोई अंपायर नहीं बनेगा। अगर कोई अंपायर बनेगा तो अवामी JIT उसका नोटिस लेगी। अवाम अपना हक किसी को नहीं देंगे। यह सिर्फ पाकिस्तान के 20 करोड़ लोगों का हक है कि पाकिस्तान पर कौन हुक्मरानी करेगा और हुक्मरानी कब उसकी खत्म होगी। इस बात को न सिर्फ हम अपने अवाम तक इसलिए पहुंचा रहे हैं कि आपकी जगह, आपके हक पर कोई डाका मारना चाहता है। और मुझे उम्मीद है अगर अब कोई उंगली नहीं उठेगी, क्योंकि पहले उंगलियां उठी, एक वजीर आजम को स्क्रिप्ट के तहत कत्ल कर दिया गया, दूसरे की सियासत कत्ल करने की कोशिश की जा रही है। पहले उंगली उठी थी तो पाकिस्तान 2 टुकड़े होना पड़ा। अवामी मैंडेट के खिलाफ मुझे उम्मीद है सेंस प्रिवेल करेगी। अदारे उसके मुताबिक फैसले करेंगे जो उनका आईनी दायरा कार है। और JIT पर उठने वाले सवालों का जवाब आज हमें मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हम इन बातों को अवामी JIT में लेकर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज JIT सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करने जा रही है। मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं अपने हलके जाता हूं, एक रूरल बेल्ट से मेरा ताल्लुक है, तो लोग ये पूछते हैं कि इतनी बड़ी JIT जो इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो अगर आज तक मुतनाज़ा चीजों पर फैसला नहीं कर सकी, तो वो शरीफ खानदान के ऊपर साफ और शफाफ तरीके से फैसला किस तरह करेगी, एक साफ और शफाफ रिपोर्ट किस तरह पेश करेगी। नून के रहनुमा जो है वो बात कर रहे थे और आपसे कुछ देर पहले जो है वो JIT के मेंबरान सुप्रीम चुके हैं। अभी उनके पहुंचने के मनाजिर भी आपने स्क्रीन पे देखे और उनके साथ एक बहुत बड़ा सा डब्बा था जिसके ऊपर जो है वो लेबल जो था वो एविडेंस था। मुरीज़े आप बात कर रही थी, एक तो ये तकारीर है, ये मेरा ख्याल आज भी वही टोन हम देख रहे हैं जो हमने आज से 5-7 दिन से जो वो देखा है कि साजिश जमहूरी हुकूमत
और अंपायर धरना 2, 3 जो भी इसे हो सकती है, अवाम ही अंपायर हो सकती है, ये तो सियासी तकरीर हो गई। मगर रहमान साहब, आप जिस तरह बात कर रहे थे, हम ऑर्डर ऑफ द कोर्ट की बात कर रहे थे, पराचा साहब भी बात कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसके अंदर जो ज़्यादा वकला की राय है, चूँकि मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है इसके ऊपर, वो यही है कि जो जो जजमेंट आई थी, लंबी चौड़ी जजमेंट थी, उसके पेज 548 के ऊपर जो हमारे आलिया अदलिया ने कहा था, वो यही कहा था कि जो एग्जिस्टिंग बेंच है वो ही डिसाइड करेगा कि जेआईटी की रिपोर्ट के साथ क्या होना है, और उसके अंदर जुरिस्डिक्शन भी उन्होंने बताया, मतलब रिपोर्ट उसके सामने जाएगी, रिपोर्ट उसके सामने जाएगी। अब इसके अंदर अहम चीज ये है कि हमने आज के दिन देखना है कि क्या होने जाएगा। अब हमने तो इसको खूब हाइप देख दी है, मगर मेरी जो इन्फॉर्मेशन है और जो वकला की राय है वो ये है कि आज ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा। रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट बंद लिफाफे में हमने देखी कि कैसे आई, और उसके ऊपर जो जजमेंट या उसके ऊपर जो फैसले लेने हैं शायद वो पूरे तरीके से दो सवाल है ना। इज पार्टी ओवर, विल पार्टी गो ऑन? This will go on for a couple of days, but just let me finish. आज जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि क्या हमारी आला अदलिया ये कहेगी कि ये जो तहकीकाती रिपोर्ट है ये तब तक मुकम्मल नहीं है जब तक कि आप कतरी शहजादे की पूरी तरीके से तफ्तीश करें। तो इम्प्लीमेंटेशन बेंच ने कहना है ना, अगर इस रिपोर्ट में कोई एतराज या इस रिपोर्ट में कोई चीज मौजूद नहीं है, वो ये कह सकते हैं कि आप जाएं और आप जाके कतरी शहजादे का बयान रिकॉर्ड करें, और फिर आप ये फिर से जो जेआईटी की रिपोर्ट है इसको फिर से चीज जो कि हमने कुछ लोगों से मैंने बात की, तो उनका ये कहना था कि जो है इम्प्लीमेंटेशन बेंच या वो पांच रुकनी बेंच है जो जिसके सामने भी रिपोर्ट जाती है, वो ये कह सकते हैं इन पार्टियों को कि आप अपने अपने जो है वो एतराजात जमा कराएं। ये भी एक राय है कि इसको पब्लिक कर देंगे। खाली राय नहीं है ना, देखे ना, आपके सामने डब्बे गए भरे हुए रिपोर्ट के एविडेंस वाला, तो ये मेरा ख्याल है सबसे बड़ा डब्बे गए। अब आज अभी हम अगर तवक्को करें कि 1-2 घंटे में जजमेंट भी आ जाएगी, जजेस इसको देखेंगे, जजेस पढ़ेंगे, पेरूज करेंगे बाकायदा। आज का इतना ही शो है जितना हो गया, आज यही है, बस अंदर गए बाहर आए और चले जाए, तो ये तकरीर हो गई। आज ये भी नहीं कह सकते आज के जी वो उधर जाए, कतर जाए या लंदन जाए, जब वो पढ़ेंगे बैठ के जजेस को, अगर ये लगा कि इसमें कुछ लेकुनाज हैं, कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, कुछ वीकनेसेस हैं, या कुछ चीज़ें कम हैं जो होनी चाहिए, मैं हफ्ता 2 हफ्ते भी नहीं देख रहा, यानी उसको पूरा पढ़ेंगे बैठ के। यही पैनामा है 2-2 महीने। मगर आप और मुनीज़, मेरा दोनों से ये सवाल होगा, अगर रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट लेट्स सपोज पब्लिक हो जाती, तो जजेस तो ये रिपोर्ट पढ़ेंगे, मगर उससे पहले जो पॉलिटिकली, जो सियासी तौर पर, और जो आप और मैं बैठ के शोज में जो है वो जब इस रिपोर्ट को डिस्कस करना शुरू करेंगे, तो मेरा ख्याल है चीजें तो फिर जो है वो और आगे जो है वो तेज हो जाएंगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसका एक कानूनी पहलू है, इसका एक सियासी पहलू है। हमने देखा है कि पीटीआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इसके ऊपर खूब सियासत खेली है, और मीडिया का जो रोल है उसके ऊपर भी हमें एक पूरा सेगमेंट करना चाहिए कि मीडिया का क्या रोल रहा है और क्या ये रोल होना भी चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। मगर जिस तरह के पराचा साहब कह रहे हैं, मैं उस बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि आज के दिन ये रिपोर्ट आएगी, इसकी जांच पड़ताल होगी, फिर ये डिसीजन होगी, और ये डिसीजन इसी बेंच ने लेनी है कि क्या इस जेआईटी को जाके कतरी शहजादे के महल में जाके उनके साथ इन्वेस्टिगेशन और फर्दर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये एक बकायदा प्रोसीजर है, जेआईटी की जो भी रिपोर्ट आई है उसके ऊपर बकायदा तौर पर बहस होगी, और दोनों पार्टीज को ये पूरा मौका मिलेगा कि वो अपना मौक़िफ़ बयान करें। ये कुछ हफ्तों तक मामला, मगर ये जो दरमियान में जो इवन गैप आता है ना, जो 2-4 दिन भी आते हैं, इसमें जो है वो फिर चीजें मीडिया में जिस तरह से डिस्कस होती हैं, और फिर पॉलिटिकली जो है वो जाना चाहिए। साहब, मैं आपसे जाना चाहता हूँ, मेरा ख्याल है अगर रिपोर्ट में कोई ऐसी चीज आ जाती है, कोई डैमेजिंग चीज है जो मुस्लिम लीग नून के हवाले, शरीफ फैमिली के, मुस्लिम लीग नून तो नहीं, शरीफ फैमिली कहना चाहिए, शरीफ फैमिली के हवाले से जो है वो ऐसी चीज आती है, तो फिर आप लोगों की परेशानी और मुश्किल जो है वो और बढ़ जाएगी। पहली बात तो ये कि पीएमएल नून इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं पीएमएल नून को, मगर उनका मामला नहीं है, और उसको इसलिए टारगेट किया गया कि वो प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तान के आवाम के वोट से इस पे हम बहस कर सकते हैं। मुस्लिम लीग नून का ये मामला नहीं है, सिर्फ खानदान, ये मेरे साथ मेरे दोनों कलीग एंकर्स बैठे हुए, ये मुस्लिम लीग नून का मामला नहीं है, ये शरीफ फैमिली का। बिल्कुल आपसे इत्तेफाक नहीं करता, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, लेकिन ये कि मगर मुश्किल है आप लोगों के लिए।
देखिए, पहली बात तो ये कि अभी तो हमें नज़र यह आ रहा है, बेशक आप कहें कि सिर्फ इलीगल पैराए में है, जीआईटी भी लीगल है और सुप्रीम कोर्ट भी लीगल तरीके से इस केस को हैंडल कर रही है, लेकिन अब हमें नजर आ रहा है कि ये आप कह रहे सारा ये सारे के सारा प्रोसेस इलीगल है। देखिए, अब जीआईटी के बाद तो हम इस नतीजे पे पहुंचे। बड़ी देर से आपको ख्याल आ रहा है वैसे। देखिए, ये बेशक लीगैलिटी और इलीगैलिटी मैं समझता हूं कि शायद विद हाइंडसाइट हमें सरेंडर नहीं करना चाहिए। इस्तिस्ना का राइट, प्राइम मिनिस्टर को इम्यूनिटी जो का राइट है वो सरेंडर नहीं करना चाहिए था। वो सदर को है, वो कैसे प्राइम मिनिस्टर को इस्तिस्ना का ये एक्सप्लेन करें हमें कि लॉ कौन सा लॉ प्राइम मिनिस्टर को इस्तिस्ना देता है। देखिए, उस तरह जब हमने कहा कि खुद सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हम 7 दफा हमने कहा 7 दफा प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार हैं। हम कह सकते हैं लीगलिटीज और टेक्निकलिटीज में जाके सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। आज आर्टिकल 184(3) मैं नहीं कह रहा, सब लोग कह रहे हैं मेंटेनेबिलिटी का वो तो नहीं, उन्होंने कहा है कि जी ईसीपी की जुरिसडिक्शन ही नहीं है, तो ये भी कह सकते थे कि जो 184(3) होना या इस्तिस्ना होना वो मेरे ख्याल में बड़ी डिफरेंट तो खैर ये अपनी जगह पे डिबेट। लेकिन ये है कि एक सियासी केस बन चुका। अब फरीक दोयम जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है, इमरान खान एक कठपुतली की शक्ल में नजर आ गया है। फरीक दोयम आपके सामने आ जाएगा जो फरीक अव्वल नवाज शरीफ साहब और मुंतखब हुकूमत के खिलाफ जो है पूरा साजिश की। फरीक दोयम भी है, सोयम भी है और चाहरम भी है। आप बाकी लोगों को रूल आउट कर पर्शियन गिन लेते हैं। मगर रहमान साहब इनसे पूछे, अगर इमरान खान साहब कठपुतली हैं तो उनकी जो डोरियां हैं वो कौन हिला रहा है? उनका नाम तो ये लेते नहीं। अच्छा, उनका नाम मैं आपको लेने के लिए बता रहा हूँ। फौज नहीं है, अगर आपका ख्याल फौज है सुप्रीम कोर्ट गरीब अवाम इस मुल्क की कठपुतली एज इंस्टीट्यूशन नहीं है। अलबत्ता ये कि कुछ फैसले में डाइसेटिंग नोट जो है वो ये कोशिश की गई कि मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल डिसीजन था वो 184(3) जो है 52B क्लॉज के तहत की शक्ल में इस्तेमाल हो सकता है। इनफैक्ट जो जान चकदई साहब, जिस दिन 184 के तहत ये सुओ मोटो नोटिस लिया गया, आप भी खुश थे क्योंकि उस दिन ये इस्लामाबाद का घेराव होने वाला था और खुद मुस्लिम लीग ने भी रिलीफ का जो है ना वो सांस लिया, सुख का सांस लिया कि चलें कोर्ट में अब चूंकि मामला आ गया है। और कहा भी गया दूसरी साइड से कि हमारी स्ट्रगल को ब्लॉक करने के लिए ये मामला टेकअप किया गया था। जुडिशल कमीशन जो बना था पहले इलेक्शन की धांधली वाला, उसने भी फैसला किया था और डिफ्यूजन हुई थी किसी हद तक उस तनाव की, जिस तनाव में 1 नवंबर वाला लॉकआउट की मैं बात कर रहा हूँ। लॉकआउट से पहले यही आर्ग्यूमेंट यहाँ दिया गया था, पूरे मुल्क में इनकी पार्टी ही दे रही थी रादर कि जी अदालत में मामला आ गया है तो लॉकआउट नहीं होना चाहिए। साहब, मैं एक चीज जो कि लाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं जरा उस पर हम डिस्कशन भी करेंगे। 184 को जो मेरी कानूनी माहिरीन से कुछ मैंने बात की, उन्होंने कहा कि ये मिसअंडरस्टूड बहुत ज्यादा होता है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास बड़ा वसी इख्तियार है। करप्शन स्कैंडल हज वाला जो है वो 184 के तहत सुना गया, बाकी भी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा मैटर टेकअप कर लेती तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सुप्रीम कोर्ट अल्ट्रा वायर जा रही है या अपनी हदूद से जो है वो बाहर जा रही है। मेरा ख्याल है डिबेटेबल इशू है। अल्ट्रा वायर कहते हैं कि आप ये कहेंगे पूरा प्रोसेस ही जो उसमें लिखा है, जो इरफान कादर कह रहे हैं। नहीं, रहमान अदर साहब 184 कोई अल्ट्रा वायर नहीं कह रहा क्योंकि ये आइन का हिस्सा है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे होने चाहिए, अगर किसी को सजा मिलती है तो एक इंसाफ का ही एक नुकता है। सुने ना, हेडलाइंस का टाइम हो गया। अब हमारी हेडलाइंस के बाद आते हैं हमारी एक मरतबा फिर से आपको ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं। पनामा अमल दरामद केस के हवाले से ताज़ा अपडेट ये है कि केस की समाअत जो है वो अब शुरू हो चुकी है और अदालत के अंदर इस वक्त जीआईटी के मेंबरान भी मौजूद हैं। जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच है वो बैठा हुआ है और इतलात ये है कि जो कमरा है वो भरा हुआ है और एक हाई पॉलिटिकल ड्रामा पाकिस्तान में इस वक्त देखा जा रहा है। पराचा साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे आर्टिकल 184 के हवाले से। मेरा नुक्ता नजर ये था कि ऐसा कानूनी माहिरीन का कहना है कि इसको मिसअंडरस्टैंड भी किया जाता है। ये कहना कि जी कि सारी कार्रवाई होनी नहीं चाहिए, अल्ट्रा वायर है या दायरे से बाहर है, ये दुरुस्त बात नहीं है। अल्ट्रा वायर की बात नहीं कोई कर रहा। बात ये है
कि इंसाफ के जो बुनियादी असूल हैं उनमें ये भी एक असूल है अपील का हक जिसको कहते हैं, और उसके वेरियस टीयर्स ऑफ जस्टिस सिस्टम होते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट में अगर एक स्मॉलर बेंच कोई फैसला दे दे तो आपके सामने रिव्यू पिटीशन होती है, चाहे लार्जर बेंच उसको रिजेक्ट कर दे या उसको अपहोल्ड कर दे, जो भी होता है उसका। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है, ये एक ऐसा 184(3) है जिसमें इस तरह का हाईली पॉलिटिसाइज्ड केस नहीं टेकअप करना चाहिए जब आपको मालूम है कि आप इसके खिलाफ अपील ही नहीं सुन सकते। दूसरा आपको लेना ही नहीं चाहिए, नहीं लेना चाहिए, मैं यही कह रहा हूँ। 184(3) के तहत लेना नहीं चाहिए था, क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि अल्ट्रा वायर नहीं कोई कह रहा, लेकिन क्या ये वजीर आजम को घर भेजने के लिए बड़ा सादा फार्मूला नहीं है। 58(2) भी हट गया तो आप 184(3) शुरू कर दें और उसमें पॉलिटिकल केस लेने शुरू कर दें। ज्यादातर पब्लिक लिटिगेशन के केस होते हैं, पब्लिक वेलफेयर के केस होते हैं, किसी के साथ जुल्म हुआ। फिर हमें ये पहले डिसाइड करना होगा पनामा जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है या नहीं है। पब्लिक इंडिविजुअल ग्रीवेंस की बात नहीं है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट है तो दूसरी भी पब्लिक है, जब दूसरी पार्टी बात करती है वो उसको भी पाकिस्तानी शहरी समझा जाए ना। अच्छा ठीक है, मैं 1 मिनट जानना चाहती साहब आता हूं मनी से। देखिए, एक चीज़ हमें और भी नोट करनी चाहिए कि जो जजमेंट दी थी पनामा केस के अंदर, पहली जजमेंट जो आई थी उसके अंदर एक हमारे जज साहब ने कहा था कि हम 184(3) को इस तरह नहीं ले सकते कि हर बार हम इसको लें टू इजेक्ट प्राइम मिनिस्टर। एग्जैक्ट वर्ड्स थे उनके, टू इजेक्ट प्राइम मिनिस्टर। तो इसके अंदर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो लोग जजमेंट दे रहे थे उनके दिमाग में भी थी। अब ये भी एक जज ने कहा था कि बेस्ड ऑन प्रिजम्पशन हम मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ख्याल है कि हसन और हुसैन जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आपका ख्याल है कि पैसे मियां मोहम्मद शरीफ से नहीं गए। तो इस प्रिजम्पशन पे हम कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स पे ये सारी चीजें नहीं ये खुद जजेस ने अपनी जजमेंट के अंदर लिखा है। अब देखना ये बाकी है कि क्या JIT में और चीजें आती हैं जो इस केस के अंदर नहीं आई। आपको याद होगा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये JIT क्या निकाल के लाएगी जिससे नया है कि अच्छा, टू एस्टैब्लिश अ लाई यू हैव टू एस्टैब्लिश फर्स्ट व्हाट द ट्रूथ इज। इफ यू डोंट नो व्हाट द ट्रूथ इज, आपको पता ही नहीं कि सच क्या है, तो फिर आप इसको कैसे एस्टैब्लिश करेंगे कि झूठ क्या है। चीज मेरा ख्याल है जाना चाहती साहब, उस शरीफ खानदान के पास एक मौका था कि 60 दिन और मिल गए कि अगर कोई चीज ऐसी थी अदालत के अंदर जो नहीं जा सकी तो वो ये JIT के सामने लाते और जो है वो उसको साबित कर लेते। मगर हमने देखा कोई नई चीज, कोई ऐसा एविडेंस कि जिसमें वो मिसिंग कनेक्शंस जो इस सारे केस में थे वो कहीं ना कहीं से जो है वो पूरे हो जाए, वो फिल इन द ब्लैंक्स होता है ना, तो फिल इन द ब्लैंक्स हो जाए। पहले आप अचकज़ई साहब से क्वेश्चन जरा रखें। मरियम नवाज साहिबा का ट्वीट आया जो हम अभी सबूत की डब्बों की बात कर रहे थे। वो कह रही हैं कि शरीफ फैमिली पर सबूत न देने का इल्ज़ाम लगाने वाले आज सुप्रीम कोर्ट में शरीफ फैमिली के कारोबार की 1960 से अब तक के सबूतों की ट्राली देख लें। अच्छा, अब पता नहीं ये सार्कास्टिक है या ये रियल उनका ट्वीट है तो, अच्छा, क्योंकि डब्बे जब लाए गए, आप भी देख रहे थे, मैं भी स्क्रीन पे देख रहा था, डब्बों के ऊपर जितना ही बड़ा बड़ा एविडेंस करके लिखा हुआ है। अब ये एविडेंस उनके खिलाफ है या उनके हक में है, लेकिन एविडेंस पे ये सुप्रीम कोर्ट ये मेरे ख्याल है JIT को पता है। JIT का ये पब्लिसिटी स्टंट है, ये PR मूव है। वो चाहते हैं कि अटेंशन उनको मीडिया का मैं इसलिए कह रहा था। डब्बों पे उन्होंने एविडेंस लिख दिया। ये कौन सा एविडेंस है? 2 फ्लैट की बात है जिसकी मलकियत का तयन करना है। अगर हमने जो लहराए थे अगर वो सही नहीं है वो क्या लाए? जो सवाल है वो तो पिछले पहले से शुरू होते हैं ना, वो तो 1970 से फिर शुरू हो जाते हैं। यही तो बात है उसमें तो 6 तो इस फ्लैट के बारे में, बाकी सारे जो स्पेकुलेटिव हैं, और उन्होंने सारा टाइम जो है वो हुदैबिया पेपर मिल्स पे लगाया है। अच्छा। ये तो ना पनामा गए हैं, ना ये जो है लंदन गए हैं, ना ये दुबई उन्होंने कोई लीगल असिस्टेंस स्टेट लेवल पे हासिल की। मेरा भी ख्याल है कि आप लोगों को शायद पनामा की उतनी टेंशन नहीं है जितनी हुदैबिया की है। अच्छा, अली फुरकान हमारे रिपोर्टर हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर से। अली, आपको आवाज आ रही है? अली, क्या माहौल है? उसी तरह का है जिस तरह का 20 अप्रैल को था जब पनामा का फैसला आया था। कोर्ट के अंदर से अभी तक जो है क्या खबरें हैं? कोर्ट में समाअत तो बाकायदा शुरू हो गई है और सबसे पहले जो है वो मामला जो कोर्ट में आया है वो हुसैन नवाज की तस्वीर लीक का मामला है।
और इसके ऊपर कुछ रोज पहले वफाक की जानिब से जवाब अटॉर्नी जनरल ने जमा करवाया था, जो कि बद लिफाफा जवाब था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि वो इसके ऊपर बताएं। उसके ऊपर जो है वो सबसे पहले जो है वो बात हुई है और कोर्ट की जानिब से उसके ऊपर ये कहा गया है कि उसके ऊपर अगर वो नाम जाहिर करना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर उन्हें एतराज नहीं है। अलबत्ता जो यहाँ का माहौल है वो आज उतना ज्यादा यहाँ पे हमें गहमा गहमी या उतनी ज्यादा जो है वो हमें माहौल उस तरीके से नजर नहीं आ रहा जैसा कि पनामा के फैसले के वक्त था। यकीनन शायद इसकी एक वजह तो ये है कि आज मालूम है लोगों को कि फौरी तौर पे फैसला नहीं आएगा और नून लीग के जो अहम वुज़रा हैं, जो सीनियर वुज़रा हैं, वो भी आज नहीं पहुंचे। शायद उनको ये खदशा है कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ इज़हार नाराजगी हो सकता है उनकी बयानात के ऊपर। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी गुज़श्ता दिनों में, तो इस वजह से वैसा गहमा गहमी आज नहीं। अलबत्ता जो रहनुमा है, जो दूसरे दर्जे की लीडरशिप है, वो तमाम ही मौजूद हैं, जितने पिटिशनर हैं वो मौजूद हैं, लेकिन लीगी अहम वुज़रा नहीं है। तो दूसरी तरफ इमरान खान जो है वो भी खुद आज नहीं पहुंचे, तो उस किस्म की गहमा गहमी और माहौल आज नहीं। ठीक है अली, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। राजा साहब, ये माहौल के हवाले से तो खैर अली ने बता दिया, मगर अदालत हुसैन नवाज वाला जो तस्वीर लीक करने वाला मामला है, ये जो कंट्रोवर्सीज, इस तरह की जो कंट्रोवर्सीज थी, हमने और भी देखी कंट्रोवर्सीज, और नून लीग आपको लगता है कि जस्टिफाइड थी कि वो इन सारे एतराजात को प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में कहते रहे, मगर जो है वो अदालत में लेके नहीं गए, को बाकायदा दरखास्त नहीं दी सुप्रीम कोर्ट को कि जी कि ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं या जो इनका रवैया जारहाना है, तस्वीर लीक वाला जा सकते थे मगर नहीं गए। तस्वीर लीक वाला मामला तो ले गए थे ना, तस्वीर लीक वाला ले गए थे, मगर उसके बाद वाले उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर ऑर्डर किया। उसके बाद कहा गया कि जी जवाब जो जेआईटी से आया कि जी हमने जो जिम्मेदार था उसको वापस अपने डिपार्टमेंट भेज दिया है। मुस्लिम लीग बार बार कहती रही कि जी नाम बताया जाए, फिर नाम जेआईटी ने नहीं बताया। आज अदालत को कहना पड़ा, अटॉर्नी जनरल जो डायलॉग हुआ, जो खबर भी अभी अली फुरकान कह रहे थे, वो अब नाम सामने आ रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग इस एतराज को महज एतराज ही समझ रहे थे कि तस्वीर आ जाए तो तो बड़ा वो अभी जो अदालत के अंदर से रिपोर्ट है, वो जस्टिस एजाज अफजल ने कहा है कि सबसे पहले हम ये तस्वीर लीक करने वाला मामला वो दुरुस्त है। मैं एक जो देखे ना, बात वही है, एक कोर्ट के अंदर काम हो रहे हैं जो लीगल है, बाहर पॉलिटिक्स हो रही है, तो ये तो एक पॉलिटिकल। अच्छा, मुझे एक चीज की समझ नहीं आती मुनीर से, बल्कि मैं आप पर बाद में फिर जानना चाहते साहब से पूछते हैं कि एक तो वो वक्त था कि तस्वीर लीक हुई, स्टिल शॉट था और आसमान सर पे उठा लिया गया कि भाई कैसे हो गई, किस तरह से हो गई। और 2 दिन पहले ख्वाजा आसिफ जो है वो ये कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई आप एक सेकंड जो है वो इसका जो है वो सामने लेकर आए, ये सीडीज तकसीम करेंगे, सिनेमा घरों में जो है वो जेआईटी की कार्रवाई की सारी वीडियो दिखाएं। ये चेंजिंग पॉइंट कहां पर आ गया नून लीग का कि एक तरफ वो एक तस्वीर लीक होने पर इतना गिला था और फिर ये सिचुएशन आ गई कि ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि सबका सब एक सेकंड जो है वो दिखाएं। मेरा ख्याल है कि जब तस्वीर लीक हुई तो वो ये समझते थे कि हुसैन नवाज की तस्वीर लीक से उनको ह्यूमिलिएशन हुई है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कम से कम ये था। मगर अब वो समझते हैं कि जो जेआईटी है, खुल के उन्होंने कह भी दिया है कि जेआईटी जो है वो एक तरीके से मुतनाज़े हो गई है, वो हमारे ख़िलाफ़ एक बायस रखती है। और वो ये समझते हैं कि क्योंकि हुदैबिया पेपर मिल खोला गया है, और हुदैबिया पेपर मिल क्यों खोला गया है ये समझने वाली बात है। इसलिए चूँकि वो जेआईटी का ये एक अंदेशा है कि जो हुदैबिया पेपर मिल से पैसे गए थे वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए इस्तेमाल किए गए थे उन फ्लैट्स को ख़रीदने के लिए, तो उस पेपर ट्रेल को वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसके ऊपर तारिक शफी से भी, इसहाक डार को भी इसलिए तलब किया गया था चूंकि उनका आपको पता है हल्फिया बयान आया हुआ है, उन्होंने इतराफ़ किया हुआ है कि जी हुदैबिया पेपर मिल के अंदर मैंने फेक अकाउंट्स बनाए थे शरीफ फैमिली के नाम के ऊपर। तो अब जब ये सारी चीज़ें खुलेंगी और एक इन्वेस्टिगेशन होगी, और इन्वेस्टिगेशन तो बड़ी कड़ी इन्वेस्टिगेशन होती है, मगर नवाज शरीफ की फैमिली और उनका कहना ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इट्स नॉट इन द रियल्म ऑफ जस्ट इन्वेस्टिगेशन, वो एक तरीके से बदतमीजी की गई है। तारिक शफी साहब ने, आपको याद होगा, यहाँ तक कह दिया कि मुझे बार बार कहा गया कि जी आप जो हैं किसको आप झूठ छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, तो उनको कोआस करने की कोशिश की। ये उनका एक मौकफ रहा है थ्रू आउट दिस। नाउ जेआईटी मुतनाज़े हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, इसके अंदर PMLN का भी बहुत बड़ा रोल है और PTI का भी बहुत बड़ा रोल है। अब सुप्रीम कोर्ट
किस सिचुएशन के अंदर आ गई है आप ये देखें। सुप्रीम कोर्ट इस सिचुएशन के अंदर आ गई है कि एक पार्टी से वो सुप्रीम कोर्ट को डिफेंड करती है, वो है पीटीआई, एक पार्टी जो है वो ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट के और जेआईटी के खिलाफ खड़ी हो गई है। पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन है। वो उस तरफ अब सुप्रीम कोर्ट आला अदलिया क्या फैसला लेती है, आइदर वे यू नो इट सीज इटसेल्फ एज डूम्ड। सो दिस इज अ वेरी पोलिटिसाइज्ड जजमेंट। और जो अदलिया है वो एक आइसोलेशन में तो काम नहीं करती, वो आफ्टर ऑल इसी एनवायरनमेंट के अंदर काम कर रही है। बुकला बरादरी भी इसको देख रही है। अब ये जाना चकजी साहब, जो माहौल बना रहा, ये तकारीर और ये सारी चीजें, ये क्या प्रेशर टैक्टिक था पीएमएलएन का कि जेआईटी पर और थोड़ा ये माहौल बनाया जाए एक बैकअप प्लान के तौर पर कि जी के अगर डिसीजन हमारे खिलाफ आ गई या कोई ऐसी गड़बड़ हुई तो हम कल को जो है वो हमारे पास फेस सेविंग हो, या फिर जो है वो आपको लगता है कि कोई इदारे एक तरफ हो गए हैं जो साजिश का आप बार बार कहते हैं और हुकूमत और मुस्लिम लीग नून जो है वो दूसरी तरफ है? मेरे ख्याल में तो ये बिल्कुल ये नहीं है। फैक्ट ये है कि हम चाहते थे कि एक ये शफाफ अंदाज से तमाम इन्वेस्टिगेशन हो, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने सिंसियरली अपने आप को ऑफर किया, 7 दफ़ा कहा कि मैं तैयार हूँ, लेकिन इस प्रोसेस को जो है जिस तरह मुतनाज़ा बनाया गया, जिस तरह हैवी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लोड इट अगेंस्ट द पीएम, उससे हमें अंदाजा लगा कि आपको इंटरप्ट करना पड़ा है सिर्फ कराची स्टूडियोज जाना। कराची स्टूडियो से जो ब्रेकिंग न्यूज और ये बहुत बड़ी खबर है कि एससीसीपी के चेयरमैन के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज होगी और वो आज ही होगी, और ये भी पता चलना चाहिए, अदालत का ये कहना है कि किसके कहने पर ये किया गया। फराजा साहब, ये अपने लिए हुकूमत ने क्या कोई नया गड़ा खोद लिया है? नहीं, देखे ना, ये जो आखिरी सवाल है ना किसके कहने पे ये किया गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज तो एफआईए को कहा गया था, जैसे एक ऑफिसर ने बरमना लेटर भी लिखा, उन्होंने कहा कि मुझ पे प्रेशर डाला गया और चेयरमैन तफर एजाजी साहब की तरफ से प्रेशर डाला गया है। एफआईए ने इंक्वायरी की, दे हेल्ड रिस्पॉन्सिबल चेयरमैन ऑफ एससीसीपी, उनके खिलाफ मुकदमा आज ही दर्ज करने को हुक्म हुआ है। तस्वीर के हवाले से भी अगर कह देते कि वो भी इरेगुलरिटी है, उस पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। अदालत का ही हुक्म था ना कि ह्यूमन डिग्निटी के तहत फैसले किए जाए। तो ये फिर वो बात आती है कि एक तरफ एक बंदे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है, दूसरे का नाम ही नहीं बताया जा रहा। ये चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में फिर क्वेश्चन होती हैं। अच्छा किया एससीसीपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, देखिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मुकदमा दर्ज करें। जो आदमी रियासत का मुलाजिम है और किसी को वो फेवर कर रहा है, हर उस आदमी नहीं होना चाहिए, मुकदमा दर्ज। और वो ये मामला खासतौर पर जून जो 2016 की डेट दी जा रही है, अप्रैल में जो वो पनामा केस सामने आया तो उस वक्त अब लग ने ये रहा है कि उस वक्त ये अंदाजा, और उसके बाद पुरानी तारीखों में नोट डाले गए। ये कितना सीरियस मामला है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, एक ऑन गोइंग केस है पनामा केस, और उसमें जो है वो अगर किसी के कहने पर जो है वो इस तरह से किया जाता है, मतलब व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? ये क्या, देखिए इसके लीगल रिपरकशंस बड़े लॉन्ग टर्म हो सकते हैं, मगर पाकिस्तान में कहाँ लीगल रिपरकशंस किसके होते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पे तो हुकूमतें उल्टाई जाती हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। आला हमारी अदलिया के साथ जो होता है उसका कोई पूछने वाला नहीं होता। सियासी रहनुमाओं को कत्ल कर दिया जाता है और वो कह देते हैं कि जी हमें ये कत्ल करेगा, फिर बाद में लोग कहते हैं किसने किया। पाकिस्तान में क्या होता है वो तो एक अलग बात है, और यहाँ क्या रवायत रही है वो एक अलग बात है। मगर देखिए, अगर ये जेआईटी कह देती है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग की है हुदैबिया पेपर मिल के जरिए और हमें ये शाहिद मिले हैं, फिर आप ये समझें कि अगर तो ये इल्ज़ामात प्रूव हो जाते हैं और कोर्ट इसको एक्सेप्ट कर लेती है तो सुप्रीम कोर्ट से ये केस ख़त्म हो जाएगा, और फिर ये केस जाएगा या मनी लॉन्ड्रिंग केस की अदालत में या नैब की अदालत में, और फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी। आप नाअहली की बात तो भूल जाएं, फिर मामला आगे चला जाएगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि आज जो उन्होंने एविडेंस दी है वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। आप भी कह रहे थे कि लीक होगी, मेरा भी कुछ यही इंफॉर्मेशन है कि लीक होगी। कौन करेगा, क्या करेगा, ना जान अचकज़ई साहब उसका नाम लेंगे ना हम उनका नाम लेंगे, मगर लीक होगी और उसके क्या पॉलिटिकल रिपरकशंस होंगे, क्या वो लीगल रिपरकशंस को टेक ओवर कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर ये होता है तो ये फिर जाके बन जाएंगे
अच्छा, ये सियासी तौर पे भी तो अगर हुकूमत पे इस तरह का कोई हर्फ आता है कि आप एक इदारे SCCP एक प्रॉपर इदारा है, उसके सरबराह को अगर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है या उसने आगे जो है वो रिकॉर्ड को टेम्पर करने की कोशिश की है, तो फिर ये यकीनन ये बड़ा डैमेजिंग, पॉलिटिकली बड़ा डैमेजिंग नहीं होगा? एब्सोल्युटली ये बहुत डैमेजिंग होगा, मगर क्या ये प्रूव हो पाएगा? लीगली नहीं हो पाएगा। ये देखें, जब हम पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर, आईबी वाला भी है, आईबी वाला भी है, इसके अंदर हमें ये देखना है कि कितनी दफा रहमान मैंने और आपने देखा है कि मामलात कोर्ट के अंदर जाते हैं, मगर इससे पहले कि कोई नतीजा निकल आए, पहले से ही हम मीडिया खुद अवाम के लिए एक पॉलिटिकल ट्रायल करके फैसला कर देते हैं। मेरा यह ख्याल है कम से कम ये चैनल जो आज टीवी जो एक मेयार रखता है और ऑब्जेक्टिव रहा है, हमें लीगली इश्यूज को फॉलो करना चाहिए, मगर हमें ये माहौल नहीं बना देना चाहिए जिसके जरिए जो अवाम है वो पहले से ही डिसाइड कर ले, इससे पहले कि क्या नहीं हुआ, ये उनकी डिसीजन है, उनको लेने दें। ठीक, जाना सकते साहब, मैं तो क्विकली, मुश्किल है हुकूमत के लिए। एक इस बात पे तो मैं हैरान हूं कि आज जो है ऑनरेबल जजेस ने ये पिक्चर लीक वाला इशू उठाया है। अब जो इशू JIT ने इन्वेस्टिगेशन कर ली है, 60 दिन गुजर गए, उस वक्त जो ह्यूमिलिएशन थी, जो डैमेज था वो हो चुका। आज तो हम पूरी प्रोसीडिंग को जो है वो ऑन कैमरा लाना चाहते हैं कि लोग देखें और पाकिस्तान क्या है। अब मैं हैरान हूं क्या डैमेज हुआ। एक तस्वीर आने से हम समझना चाहते हैं, एक तस्वीर आ गई, आपकी तस्वीर आ गई, मेरी आ गई, फर्ज किया व्हाट्सएप पे हमने लगा दी या हमने ट्विटर पे लगा दी, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, उस तस्वीर के आने से डैमेज क्या हुआ? और बाद में आप खुद कह रहे हैं कि एक सेकंड जो है वो सामने ले आओ, सिनेमाओं में लगाओ, और उन्होंने कहा सीडीज बांटो और खर्चा हम देंगे। दोनों का लॉजिक है। पहला लॉजिक ये था कि इन कैमरा सेशन था, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी गारंटी दी थी, JIT ने दी थी, लेकिन बाद में एक इंटेंट, एक पर्पस के तहत जो है ये लीक हुआ, जिसका मकसद ये था कि ह्यूमिलिएट किया जाए शरीफ खानदान को, प्राइम मिनिस्टर को वीक दिखाया जाए, ये दिखाया जाए कि किस तरह शरीफ खानदान जो है अब इन पेशियां भुगत रहा है। तो बेसिकली सियासी तौर पर एक सियासी खानदान को डैमेज करने की कोशिश थी। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन उस वक्त होनी चाहिए थी, नाम आना चाहिए था, क्यों नहीं आया ये एक बड़ा सवालिया था। अब ऐसा इंसाफ जो डिलेड हो इज जस्टिस डिनाइड। अब आज हम क्यों कह रहे हैं कि उनको आप जो है ओपन किया जाए वो तमाम प्रोसीडिंग, इसलिए कि बादिल नजर में ये हमें है मालूम कि तमाम लोगों ने ऑलमोस्ट जो वहां पे विटनेस पेश हुए, उन्हें लगा कि हैरेसमेंट हुई है, जिस तरह आर्म ट्विस्टिंग हुई है, जिस तरह कतरी शहजादे को जो खत में लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है वो भी उनको डराने और हैरेसमेंट के यानी के बराबर है। ऐसा तो नहीं अचक साहब, कहीं ऐसा का तरीकाकार हरासमेंट पे हर विटनेस के साथ ये पाकिस्तान के अवाम जानना चाहेंगे। अचक साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी पार्टी लीडरशिप को कहीं थोड़ा बहुत हो कि पता नहीं किसने क्या जाके कह दिया है? कोई ऐसी बात तो नहीं है जिस वजह से अब ये मुतालबा आ रहा है कि हर चीज को ओपन किया जाए? वो मेरा ख्याल है कल प्रोग्राम में कामिल अली आगा मेरे साथ है, उनका ये नुक्ता नजर था कि इनको शक है कि इनके अपने बंदों ने जाकर ऐसी बातें की हैं कि जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि नहीं अब ये सारे मामला जो है वो सामने लेकर। देखिए ये तो एक साजिशी नजरिया है, मतलब आपका राइट है कि आप इसको जो है प्लीट करें, लेकिन आपने आप पहले छुपा रहे फिर कहते हैं खुद ओपन कर दिया। आखिरी जो खत की लैंग्वेज थी आपने सबने देखी कि किस तरह जो कतर के साबिक वज़ीर आज़म थे उनके लिए इस्तेमाल की गई। अगर JIT इस तरीके से अपने विटनेस को इंटरव्यू करती है तो इसका मतलब ये है कि हरासमेंट का पहलू SCCP वाला मामला, अब ये क्योंकि ये मामला उससे भी जुड़ा हुआ है कि अपोजिशन पार्टी ये कहती थी कि अगर मियां साहब ओहदे पर रहते हैं तो वो इन सारे मामलात को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कहीं ना कहीं पर। तो ये अगर SCCP वाला मामला है तो इस तरह से जो उनका मौक़िफ़ था, अब यहाँ पर FIR